हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम में। एंड गाइस, आज हम सीएमए फाइनल लॉ की अमेंडमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर के लिए, जो कि रेलेवेंट है दिसंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आई है, मुश्किल से 8-10 पेज की अमेंडमेंट है, छोटी छोटी। कुछ उसमें टेक्निकल है, कुछ सिंपल है, मैंने सारी करवा दी है। ध्यान से सुनना मैं कहने क्या जा रहा हूं। दिसंबर 22 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है ये अमेंडमेंट्स। सुनना ये किस किस को करनी है। आपको पता होगा पेपर से 6 महीने पहले तक की अमेंडमेंट आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है। तो जो भी बच्चे दिसंबर 22 में पेपर देंगे तो 6 महीने पहले तक की एप्लीकेबल होती हैं। तो आप ये समझो कि जिन बच्चों ने जून में पेपर दिए थे ना, जिन बच्चों ने जून 22 में पेपर दिए थे, उन लोगों के लिए कौन सी अमेंडमेंट रेलेवेंट थी? उन लोगों के लिए वो वाली अमेंडमेंट रेलेवेंट थी जो अप टू 30 नवंबर 2021 तक की थी। जो 30 नवंबर 2021 तक की अमेंडमेंट आई थी वो जून के अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट थी। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कौन सी अमेंडमेंट रेलेवेंट है? जो एक तारीख से लेकर 1 दिसंबर से लेकर 30 मई तक की है। ये तुम्हारे पेपर के लिए एप्लीकेबल है। ऑल्दो मैंने तो इसमें 30 जून तक की कवर करी हुई है, क्योंकि कई बार ये एक आध महीने आगे की पूछ लेते हैं, क्योंकि सीएस में 30 जून तक की आती है, इसलिए ये लोग 30 जून तक की भी पूछ लेते हैं। तो मैंने इसमें 30 जून तक की कवर करी हुई है। लेकिन तुम्हारे पेपर में जो लॉ के हिसाब से अगर बात करो, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से, तो बेसिकली वो 30 मई तक की पूछते हैं पेपर में। कभी कभार ट्रेंड देखा गया कि वो जून की पूछे, मैंने कवर करी हुई है। तो इसमें यहां 1 दिसंबर से 30 मई तक की कवर है अमेंडमेंट्स, जो तुम्हारे दिसंबर 30 मई 2022 तक की अमेंडमेंट कवर है। 1 दिसंबर 2021 से लेकर 30 मई 2022 तक की अमेंडमेंट आज की वीडियो में कवर है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो इससे पहले अमेंडमेंट आ चुकी है वो तुम्हारे रेलेवेंट नहीं है। वो तो रेलेवेंट है ही, लेकिन वो मैंने पिछले अटेम्प्ट वाली वीडियो में करवा दी थी, तो वो दोबारा थोड़ी करवाऊंगा। अभी तुम्हारे को सिर्फ 6 महीने की करवा रहा हूं। अब समझने वाली चीज क्या, पर ध्यान सुनना। जिन बच्चों के पास मेरी 5th एडिशन बुक है, जिन बच्चों के पास मेरी 5th एडिशन बुक है, उनको ये वाली अमेंडमेंट करनी है। कौन सी वाली अमेंडमेंट करनी है? जो मैं ये वाली शेयर कर रहा हूं, जो दिसंबर 22 के अमेंडमेंट, 8-10 पेज की अमेंडमेंट है। मतलब मेरी बुक जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, ये 8-10 पेज एक्स्ट्रा पढ़ लेना। जिन बच्चों के पास कौन सी बुक है? मेरी 5th एडिशन वाली। अगर किसी के पास मेरी 4th एडिशन बुक है, अगर किसी सीएमए फाइनल वाले बच्चे के पास मेरी 4th एडिशन बुक है, तो उसको ये वाली भी करनी है जो अभी हम दिसंबर के लिए लेके आए हैं वीडियो वाली, और उसको वो वाली भी करनी है जो जून के लिए रेलेवेंट थी। तो उसको दिसंबर अटेम्प्ट वाली जो रेलेवेंट है वो भी करनी है, जून के लिए रेलेवेंट थी वो भी करनी है। और अगर किसी के पास मेरी अब 6th एडिशन बुक आएगी, वो भी आई ही नहीं है, वो तो कल परसों में लॉन्च होगी मार्केट में। अगर किसी के पास 6th एडिशन बुक आएगी, तो उसको कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी, ना ये वाली करनी जो दिसंबर के लिए रेलेवेंट है, ना जून वाली। वो दोनों ही अमेंडमेंट उस बुक में कवर है, तो उसको अलग से कोई भी नहीं करनी। तो लेते हैं कि जिनके पास मेरी 5th एडिशन बुक है, उनको खाली ये 10 पेज पढ़ने एक्स्ट्रा, मतलब जो मेरी बुक पढ़ रहे पढ़ते रहो, 10 पेज एक्स्ट्रा पढ़ लेना। जिनके पास मेरी 4th एडिशन बुक है, उनको ये वाली भी करनी है, और जो जून के लिए रेलेवेंट थी वो भी करनी है। ये तो हमारी एकेडमी के बच्चे होगा। जो बाहर की एकेडमी के बच्चे हैं, अगर आप अपने हिसाब से देख लो कि आपने अपने टीचर से क्लास कब ली थी। अगर तुमने अपने टीचर से क्लास 6 महीने पहले ली थी, तो ये वाली अमेंडमेंट तो उन्होंने कवर नहीं कर रखी हुई, गारंटी है। तुम ये वाली तो मेरे से ले ही लेना। अगर तुमने उससे भी पहले अपने किसी टीचर से क्लास ली थी, तो तुम ये वाली भी ले लेना और जून वाली भी ले लेना, मैं दोनों दे दूंगा, ठीक है। और अमेंडमेंट ने डिटेल में कराई, यू विल लव इट, यू विल लव इट। एंड आपको इस अमेंडमेंट के नोट्स चाहिए ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के भेजना। नेम आपका XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे CMA फाइनल, एंड आपका पर्पस में आप लिखोगे, देखो अगर आपको खाली दिसंबर 22 के लिए अमेंडमेंट चाहिए, तो आप ऐसे लिख देना, पर्पस क्या है? अमेंडमेंट्स रेलेवेंट फॉर दिसंबर 22। और अगर आपको पिछले अटेम्प्ट वाली अमेंडमेंट भी चाहिए, अगर आपने वो नहीं कर रखी है, तो साथ में दिसंबर 22 एंड जून 22 दोनों लिख देना, मैं दोनों दे दूंगा, ठीक है। और हमारे अपने बच्चे जिनके लिए जो रेलेवेंट है मैंने बताई थी। मेरा नंबर ये रहा, कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको अमेंडमेंट आ जाएंगी, आपको अमेंडमेंट मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। चलो अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरा प्रॉमिस है, यू विल लव इट, मजा आ जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। अब करते हैं डायरेक्टर्स वाले चैप्टर की अमेंडमेंट। अब किस में अमेंडमेंट आई है? डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में। अब डायरेक्टर वाले चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आई है, पर ध्यान सुनना, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है। दो पहली अमेंडमेंट आई है डिन वाले सेक्शन के अंदर, सेक्शन 153 में नहीं आई है अमेंडमेंट, 153 में नहीं आई है। 153 में छोटी सी अमेंडमेंट है मेनली, तो मेन जो अमेंडमेंट है वो 153 154 दोनों में सेम सी है, छोटी छोटी अमेंडमेंट है, बता देता हूं क्या है।
सेक्शन 153 डिन में डील करता है। डिन क्या है सुनना पड़े ध्यान से, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, इंडिया में अगर कोई भी बंदा किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो ये प्री रिक्वायरमेंट है कि उसको पहले क्या लेना पड़ेगा, डिन नंबर लेना पड़ेगा। जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक अकाउंट नंबर अलॉट होता है ना, वो अकाउंट नंबर एक यूनिक नंबर होता है जिससे आपकी पहचान होती है। अच्छा, मान लो मेरा नाम रमनदीप है, ऐसे 100 लोगों का नाम रमनदीप होगा, 100 लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगी, लेकिन मेरे बैंक में मेरा अकाउंट हो सकता है मेरे नाम के और भी कई लोगों का अकाउंट हो, लेकिन सबकी पहचान कैसे होती है, उनके अकाउंट नंबर से। सिमिलरली एक नाम के कई डायरेक्टर होंगे अलग अलग कंपनियों में, और हो सकता है एक कंपनी में ही सेम नाम के डायरेक्टर हो, सेम डेट ऑफ बर्थ के डायरेक्टर हो, सेम एज के डायरेक्टर हो, तो उनकी पहचान कैसे होगी, उनके डिन नंबर से। उनकी पहचान कैसे होगी, उनके डिन नंबर से। उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडिया में अगर कोई भी बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको एक नंबर लेना पड़ता है जिसका नाम क्या होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको हम शॉर्ट में डिन नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिन नंबर भी बोलते हैं। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्या होता है ये, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो भी बंदा कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है उसको लेना होता है। जैसे तुम्हें दिखा भी देता हूं, हर किसी डायरेक्टर के, और एक बड़ा इजीली ट्रैक किया जा सकता है। देखो, वाईफाई की जरूरत ही नहीं थी, वैसे तो लैन केबल लगी हुई है, चल कोई नहीं। एमसीए पे गए, मिनिस्ट्री की साइट पे गए, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहां पे हम जाएंगे एमसीए सर्विसेज में। यहां पे आ रहा है व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा, ये रहा। इसमें गए, यहां पे मान लो मैंने किसी भी कंपनी का नाम डाल दिया, रिलायंस डाल दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वो गलत डाल दिया मैंने, की पेप्ट, खुल गया। देखो रिलायंस की डिटेल खुल गई। अब जब हमने रिलायंस की डिटेल खोली तो नीचे चलते हैं, पहले तो तुम ऊपर ही देख लो थोड़ा सा। जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, ये इनकी ऑथराइज कैपिटल है, 000 गिनते रहो बैठ के कितनी है ना। रजिस्टर्ड एड्रेस इनका ये रहा, नरीमान पॉइंट मुंबई, 3rd फ्लोर चैम्बर, ये इनका एड्रेस है। नीचे की तरफ चलते हैं, इसके डायरेक्टर्स में ये रहे, ये इस कंपनी के डायरेक्टर्स है। देखो इसमें 3rd नंबर पे आ रहा है मुकेश धीरूभाई अंबानी, इनके आगे देखो लिखा हुआ डिन नंबर 0001692। देखो जो कंपनी के डायरेक्टर है ना उनके आगे डिन नंबर है, और जो कंपनी के सीएस वगैरह हैं उनके आगे पैन नंबर है। जैसे आपको पता होगा ये सावित्री पारेख उनकी सीएस, आई थिंक पहले एक सेतु रमन थे, सेतु रमन मेरे ख्याल से अब नहीं दिख रहे हैं, कुछ हुआ था वो छोड़ गए मेरे ख्याल से इस कंपनी को, अब नहीं है इसके अंदर। सेतु रमन थे पहले रिलायंस के सीएस, अब ये सावित्री पारेख है, ये है मेरे ख्याल से सीएस इस कंपनी की, तो इनके आगे इनका पैन नंबर है। और मुकेश धीरूभाई अंबानी का नाम आपको दिख रहा होगा, ये कौन है मुकेश धीरूभाई अंबानी, ये तो आपको पता ही है। मुकेश अंबानी इस कंपनी के क्या है, डायरेक्टर हैं। और ये देखो नीचे वाले नंबर पे नीता मुकेश अंबानी, नीता अंबानी आपने नाम सुना होगा, ये इनका डिन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 8 डिजिट्स का डिन नंबर होता है, ये रहा। तो ये डिन नंबर तो हर डायरेक्टर का अपना होता है। तो आपको अगर इंडिया में डिन नंबर लेना है ना तो आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है, आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है आरओसी को, उस फॉर्म का नाम है फॉर्म DIR3। डिन नंबर के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, किस चीज का फॉर्म है, डिन अप्लाई करने के लिए। अच्छा, जब आप ये फॉर्म फाइल करते हो ना तो एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। देखो लिखा है सेक्शन एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म DIR3। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करोगे, आरओसी को, किस लिए, ताकि आपको क्या मिल जाए, डिन मिल जाए। फर्दर डिन टू बी प्रपोज, ये तो छोड़ दो इसको, ये वाली बात अभी मैं सारी समझाने वाली नहीं है।
ये वो है कि अगर कंपनी बनते के टाइम पे आप डिन अप्लाई करोगे तो आपको पता है कंपनी का फॉर्म है अप्लाई करने के लिए स्पाइस प्लस, तो स्पाइस के अंदर ही 3 डायरेक्टर तक का डिन मिल जाता है, वो उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें एक अमेंडमेंट क्या आई है कि अगर कोई ऐसा बंदा इंडिया में अपॉइंटमेंट, देखो लिखा है एज पर प्रोवाइजो टू रूल 8 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014, इन केस द पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इन अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री which shares land border with India, necessary security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India shall also be attached along with the consent। आ गई बात समझ आ गई। इसका सीधी सी भाषा में वो ये कह रहा है अमेंडमेंट का भाई 122 को, अच्छा दिन कौन लेता है? डायरेक्टर लेते हैं, और आपको पता है डायरेक्टर खाली नेचुरल पर्सन बन सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन सकता। तो कह रहा है नेशनल का मतलब एक नेचुरल पर्सन, नेशनल का मतलब क्या है? एक ऐसा नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग जो कि कहां का बंदा है? एक ऐसी कंट्री का बंदा है जो कि हमारे इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है। वही वाली बात है, ऊपर वाले कंसेप्ट से तुम्हारे को प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में भी अमेंडमेंट ये बताई थी। मतलब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब क्या है? सॉरी इंडिया कह रहा हूं, इंडिया पे तो मैं ही, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब क्या है? इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है। इंडिया के साथ क्या कर रही है? लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है। तो कह रहा है अगर कोई ऐसा बंदा है जो एक ऐसी कंट्री का नेशनल है, ऐसी कंट्री का बंदा है जो हमारे कंट्री की, इंडिया की कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, और उस कंट्री का बंदा हमारे इंडिया की किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है, तो क्या उसको भी डिन लेना पड़ेगा? डिन तो लेना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि खाली डिन से काम नहीं चलेगा, उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्लियरेंस भी लेनी पड़ेगी। क्या ये सारे फॉरेन के लोगों के लिए? नहीं, ये सारी फॉरेन कंट्रीज के लोगों के लिए नहीं है, ये खाली उन फॉरेन कंट्रीज के लोगों के लिए जो फॉरेन कंट्रीज हमारे इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। टोटल 7 कंट्रीज हैं जो आप गूगल पे देखोगे, मेरे ख्याल से 7 ही मैं तुम्हारे को भी दिखाई भी थी, मैं दिखा भी देता हूं, रुको। टोटल 7 कंट्रीज हैं इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। लिखा गया 7 कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये कंट्रीज हैं हमारे इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, दिख रही है ना ये रही, ठीक है। तो कह रहा है इन कंट्री के अगर कोई बंदा इंडियन कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है तो डिन तो उसको भी लेना है। तो जब वो डिन के लिए अप्लाई करेगा तो उसको साथ में क्या लेना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कि भाई मैं इन कंट्री में डायरेक्टर बनना चाहता हूं। क्लियरेंस का मतलब है परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। और वो परमिशन की कॉपी किसके साथ लगाएगा? वो अटैच विद द कंसेंट का मतलब है जब आप इंडिया में डायरेक्टर बनते हो ना, जब आप इंडिया में डायरेक्टर बनते हो तो डायरेक्टर बनने के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, DIR 12। DIR 12, ये DIR के साथ कंसेंट, DIR 3 के साथ नहीं लगानी है वो कंसेंट। देखो DIR 3 के थ्रू आप डिन अप्लाई करते हो। DIR 3 का काम क्या है? आप डिन नंबर अप्लाई करते हो सरकार के पास, ठीक है। अभी इसके लिए भी बताऊंगा, इसके लिए भी कुछ करना है। डिन अप्लाई करते हो सरकार के पास, और जब एक बार आपको डिन नंबर अलॉट हो गया, जब एक बार आपको डिन नंबर अलॉट हो गया, वो जो 8 डिजिट का होता है, उसके बाद अब आप एक फॉर्म फाइल करोगे सरकार के पास DIR 12, जो कि डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में। किसमें डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में, कि आप इस कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में, जो कि डील करता है। और साथ में आपको DIR 12 के अंदर ही एक फॉर्म लगाकर देना पड़ता है, DIR 2। DIR 2 होता है कंसेंट लेटर, जिसमें आप लिख के देते हो कि आप उस कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 फॉर्म हो गए, तीनों का रोल समझ आया। मान लो एक पर्सन मिस्टर ए है, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं, पहला स्टेप बन होगा कि मेरे को DIR 3 फाइल करके पहले डिन नंबर लेना पड़ेगा। जब मेरे को डिन नंबर अलॉट हो गया तो उसके बाद मैं उस कंपनी के अंदर DIR 12 वाला फॉर्म फाइल करूंगा। DIR 12 फॉर्म फाइल करने का लॉजिक क्या है कि भाई मैं अब तुम्हारी कंपनी को डिन नंबर मेरे को मिल चुका है, मैं तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, और डायरेक्टर बनने के लिए साथ में मेरे को एक कंसेंट लेटर लगाना पड़ता है, DIR 2। ये DIR 2 इस DIR 12 के अंदर ही अटैच होकर जाता है कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, ये ना मेरा कंसेंट लेटर, मेरे को तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा थोड़ी कि तुम्हें दिक्कत नहीं है तो सामने कंपनी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी तुम किसी भी कंपनी में उठा के पहुंच जाओ मेरे को डायरेक्टर बना लो। ये सारा काम तब होता है जब सामने वाली कंपनी ने आपको अलाउ करा कि आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, उनके शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया, क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जब वो सारा प्रोसेस हो जाएगा, शेयर होल्डर अप्रूवल दे देंगे, उसके बाद ये काम चलेगा कि हाँ भाई इस बंदे को डायरेक्टर बना लो। अगर इस पर डिन नंबर पहले से है तो ओके, नहीं है तो पहले इसका डिन नंबर अप्लाई करवाएंगे DIR 3 में, उसके बाद DIR 12 फॉर्म फाइल करके उसको उस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करवा देंगे, साथ में DIR 2 लग के जाएगा कंसेंट लेटर। उसी के साथ लग के जाएगा क्या? अगर वो डायरेक्टर ऐसी कंट्री का बंदा है, नेशनल है, जो कि एक फॉरेन कंट्री है, जो कि हमारे इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तो साथ में एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्लियरेंस लेटर भी इसी के साथ लग के जाएगा, कंसेंट के साथ। तो प्लस में क्या लग के जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये अमेंडमेंट आई है, क्लियरेंस लेटर लग के जाएगा।
क्या ये हमेशा लग के जाएगा या सिर्फ रेयर केसेस में लग के जाएगा? जब कोई ऐसी कंट्री का बंदा हमारे इंडिया के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है किसी कंपनी में जो हमारी कंट्री से लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तब लग के जाएगा। ये अमेंडमेंट आई है बस। इस वाले में सेम, अब वो अलॉटमेंट वहां पे आपने डिन के लिए अप्लाई करा था, यहां पे आपको डिन नंबर अलॉट हो जाएगा 154 में। डिन नंबर आपको क्या हो जाएगा अलॉट। और इसमें वो यही बता रहा है कि जब वो डिन के लिए भी अप्लाई करोगे तब भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्या लेना है, क्लियरेंस लेटर लेना है, DIR 3 में लगा के भेजना है। तो देखो दो चीज हो गई साला, दो बार आपको DIR देखो लिखा है, प्रोवाइड नो एप्लीकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड इन केस ऑफ द पर्सन अप्लाइंग फॉर डिन नंबर इज नेशनल कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर ऑब्टेन क्लियरेंस। देखो दो बार लेना है तुम्हारे को डिन नंबर, मतलब वही एक ही बार होगा। जिस टाइम आपने डिन नंबर के लिए अप्लाई करा उस टाइम आपने क्लियरेंस लेटर लिया होगा, तो क्लियरेंस लेटर मिल गया होगा कि आपको इंडिया में डायरेक्टर बनने के लिए अलाउड है। तो उसी क्लियरेंस लेटर की कॉपी एक बार कब लगाकर भेजनी है, जब आप DIR 3 में डिन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और दूसरी बार कब लगाकर भेजनी है, जब आप डायरेक्टर बनने के लिए DIR 12 का फॉर्म फाइल कर रहे हो, साथ में DIR 2 लगा रहे होगे, तो साथ में उस क्लियरेंस लेटर की कॉपी वहां भी लगाकर भेजनी है, ये नीचे वाले में। तो यहां पे इसमें DIR 3 के साथ भी लगाकर भेजनी है उसी क्लियरेंस लेटर की कॉपी, और DIR 12 के साथ भी लगाकर भेजनी है। आपको सिस्टम पता ही है कि कैसे चलता है। सबसे पहले हम DIR 3 भेजते हैं, उसके बाद हम DIR 12 भेजते हैं, क्योंकि पहले डिन नंबर लेंगे तभी तो डायरेक्टर पॉइंट होगा। तो जब हम डिन नंबर लेने के लिए जा रहे हैं सरकार के पास कि भाई मैं DIR 3 फॉर्म फाइल कर रहा हूं, मेरे को डिन नंबर चाहिए, तो उससे पहले मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्लियरेंस लेटर लेना पड़ेगा कि भाई मैं एक ऐसी कंट्री का मेंबर हूं जो कि आपके इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, और मैं आपकी कंट्री में क्या बनना चाहता हूं, आपकी कंट्री की इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं। तो वो क्लियरेंस लेटर की कॉपी पहले तो डिन नंबर लेते वक्त अप्लाई कर दी है, तो उसके साथ लगाकर भेजनी है DIR 3 में, और बाद में जब आपको डिन नंबर मिल गया उसके बाद DIR 12 में दोबारा लगाकर भेजनी है DIR 2 के साथ उस कंसेंट लेटर की कॉपी। ये थी अमेंडमेंट, ये दो। नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में। ये क्या है अभी देखते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट अमेंडमेंट करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वाले टॉपिक के अंदर। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले टॉपिक में क्या है, पहले आपको ये पता होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। आपको पता है कंपनी में दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, मतलब डेली बेस पे आते हैं, रोजमर्रा का काम टॉप लेवल पे देखते हैं। इसके अंदर आते हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स, MD वगैरह। एक होते हैं कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग नहीं देखते, पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में आते हैं, एडवाइस देते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट है, इनका कंपनी में और कोई लेन देन नहीं है, ये पर्टिकुलर मीटिंग में आते हैं, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, ये जितनी बार भी कंपनी में बोर्ड मीटिंग होगी एडवाइस देंगे, आएंगे, एडवाइस देंगे, चले जाएंगे। और इसके लिए इनको सिटिंग फीस मिलती है, पर बोर्ड मीटिंग की क्या मिलती है, इनको सिटिंग फीस मिलती है। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है ना, तो उसके लिए इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है IICA, वो एक एग्जाम कंडक्ट करता है, आपको वो क्वालिफाई करना पड़ता है आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। ये रहा, इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही इंस्टीट्यूट है एक, IICA, उन्हीं के अंडर आता है ये, IICA बोलते हैं। मानेसर गुड़गांव के अंदर ये है। अगर आपको इंडिया में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो ये लोग, ये इंस्टीट्यूट एक एग्जाम कंडक्ट, ऐसे आप CA CM में बनते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है ना CA CM में, क्या ऐसे ही अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो आपको इनका एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वो क्वालिफाई करना पड़ता है, और उसके अंदर आपको मिनिमम 50% लेके आने पड़ते हैं, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो। इसके लिए क्या होता है कि जो भी बंदा ये एग्जाम क्वालिफाई करता है ना, जो भी बंदा ये एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो गवर्नमेंट का ना एक डेटा बैंक बना हुआ है। डेटा बैंक मतलब एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर गवर्नमेंट आपका नाम अपडेट कर देती है कि ये लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। और लॉ उसमें एक चीज और भी बोलता है, लॉ कहता है मान लो वैसे तो नॉर्मली नाम डेटा बैंक में कब आता है, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, लेकिन लॉ ने एक प्रोविजन और दे रखा है कि मान लो अगर आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम नहीं दे रखा और आप अपना नाम डेटा बैंक में डलवाना चाहते हो तो डलवा सकते हो, लेकिन डेटा बैंक में नाम इंक्लूड होने के, डेटा बैंक में नाम इंक्लूड होने के विद इन 2 ईयर्स के अंदर आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। विद इन 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। बात समझ आ गई जी मैंने क्या बोला, कि गवर्नमेंट का जो डेटा बैंक है इसके अंदर नाम इंक्लूड होने के बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो दो बातें हो गई। दो बातें क्या क्या हुई, पहली बात ये कि मैं तुम्हारे को क्या बताया कि पहली बात कि आप अगर इंडिया में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको पहले एग्जाम देना है, उसके बाद आपका डेटा बैंक में नाम डलेगा। दूसरा प्रोविजन ये है कि लॉ के अंदर ही इसी रूल में लिखा, पूरा रूल तो नहीं पढ़ा रहा मैं, तो खाली अमेंडमेंट कराऊंगा ना तुम्हारे को। दूसरा प्रोविजन ये है इसके अंदर कि अगर मान लो आपने एग्जाम नहीं भी दे रखा
और आप अपना नाम डेटा बैंक में डलवाना चाहे डलवा सकते हैं, लेकिन आपको डेटा बैंक में नाम डलवाने के 2 साल के अंदर अंदर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये प्रोविजन है, यहां पे लिखा हुआ है सब रूल 4 में। सब रूल 4 ये रहा। एवरी इंडिविजुअल जिसका नाम ऑलरेडी डेटा बैंक में इंक्लूडेड है, उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर क्या करना पड़ेगा, नाम इंक्लूड होने के अपना नाम क्लियर क्या करवाना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मतलब वही इंडिपेंडेंट एक्टर वाला एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जो आईआईसीए कंडक्ट करवा रहा है, कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब वही आईआईसीए कंडक्ट जो करा रहा है, 2 साल में क्लियर करना पड़ेगा नाम इंक्लूड होने के। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, 2 साल में एग्जाम क्लियर नहीं करते हो, तो आपका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा, आपका नाम उस डेटा बैंक से हटा दिया जाएगा। अब इसी के अंदर एक लास्ट में एक सब रूल 5 ऐड हुआ है, ये रहा एक नया सब रूल ऐड हुआ है। तो सब रूल 4 में था कि 2 साल में आपको एग्जाम क्लियर करना है, और अगर एग्जाम क्लियर नहीं करा तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। अब वो नीचे बोल रहा है कि एन इंडिविजुअल हुज नेम, ये नया रूल ऐड हुआ है सब रूल 5, हुज नेम हैज बीन रिमूव फ्रॉम द डेटा बैंक अंडर सब रूल 4। अभी आपने ऊपर पढ़ा है सब रूल 4 के अंदर अगर आपने 2 साल में एग्जाम क्लियर नहीं करा तो आपका नाम हटा देंगे। तो कह रहा है अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसका नाम हटा दिया गया है डेटा बैंक से, वो दोबारा अप्लाई कर सकता है अपना नाम डेटा बैंक में डलवाने के लिए ऑन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ 1000 रुपीज, एंड द इंस्टीट्यूट शैल अलाउ सच रिस्टोरेशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब अगर मान लो मेरा डेटा बैंक में पहले से नाम था और मेरा नाम मैंने क्योंकि 2 साल में एग्जाम क्लियर नहीं करा तो उन्होंने मेरा नाम हटा दिया। अब मेरे को लग रहा है कि यार ये तो मैंने गलती कर दी, मेरे को वापस अपना नाम डलवाना है, तो लॉ कहता है आप 1000 रुपए की फीस पे करके सरकार को वापस अपना नाम रिस्टोर करवा सकते हो। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका नाम रिस्टोर होगा, अब आपको रिस्टोर होने के बाद आपका एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होगा, आपकी एक सेपरेट, आपका नॉर्मल डेटा बैंक में नाम नहीं डलेगा, आपकी एक सेपरेट कैटेगरी बनेगी, आपका उसके अंदर नाम डलेगा। इसमें वो लोग होंगे जो डिफॉल्टर हैं। डिफॉल्टर मतलब वो वाले लोग जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं करा, डेटा बैंक में नाम था, तो इन लोगों को वहां डाला जाएगा। और अब आप लोग 1000 रुपए की फीस देके अपना नाम रिस्टोर करवा रहे हो, तो आपके एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा, इसका नाम होगा सेपरेट रिस्टोर कैटेगरी, आपकी अलग कैटेगरी बनेगी। अब आपको 1 साल के अंदर अंदर अब आपका नाम रिस्टोर होने के वापस एग्जाम क्लियर करना है। इसका नॉर्मल टाइम आप पे कितना था, 2 साल, और 2 साल के अंदर आपको एग्जाम क्लियर करना था डेटा बैंक में नाम डलवाने के, और 2 साल में अगर आपने नाम एग्जाम क्लियर नहीं करा तो आपको वो निकाल देंगे, आपका नाम डेटा बैंक से हटा देंगे। तो वो कहता है अगर आपने आपका नाम उन्होंने डेटा बैंक से हटा दिया और आपका मूड बन रहा नहीं मैंने तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना था और मैंने एग्जाम नहीं दिया, मैंने गलती कर दी, तो कोई बात नहीं, वो कह रहा है कोई बात नहीं, आप 1000 रुपए की फीस पे करके अपना नाम दोबारा डलवा लो, लेकिन अब एक सेपरेट डेटा बैंक मेंटेन होगा, उसके अंदर आपका नाम डल जाएगा। और अब आपको जैसे आपका नाम रीस्टोर कर डेटा बैंक बनेगा, इसमें उन लोगों का नाम होगा जिन लोगों ने रीस्टोर की एप्लीकेशन लगाई, रीस्टोर मतलब वापस अपना नाम डलवाने की एप्लीकेशन लगवाई है। और अब जैसे आपने रीस्टोर की एप्लीकेशन लगाई है उसके 1 साल, और आपने फीस पे करी, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, वो सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप उस एग्जाम में फेल हो जाते हो 1 साल के अंदर भी, तो उसका नाम फिर अब डेटा बैंक से लिखा गया, इन केस ही फेल्स टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हिज नेम शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा बैंक एंड ही शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश अंडर सब रूल 1। इसका मतलब क्या, और आपने जो 1 साल के अंदर एग्जाम देना है, अगर आप उस 1 साल में एग्जाम देते हो लेकिन फेल हो जाते हो, तो आपको दोबारा अलाउ कर रहे हैं कि आप सब रूल 1 में दोबारा अप्लाई कर लो। सब रूल 1 में दोबारा अप्लाई करने का मतलब क्या है, वापस सब रूल 1 बोल रहा है ये वाला कि वापस जाकर अप्लाई करो शुरू से अप्लाई करने का मतलब वही है कि दोबारा नाम डलवा लो और उसके बाद 2 साल के अंदर क्लियर कर लेना, सब रूल 1 वाली कैटेगरी में वापस आ जाओगे, दोबारा वाला उस वजह फिर एग्जाम क्लियर कर लेना। इसका मतलब ये हो गया, 2 बातें हो गई। पहला क्या, पहला आपको 1 साल के लिए पहले आपका 2 साल का टाइम है, तो आप डेटा बैंक में नाम डलवाने के बाद 2 साल के अंदर एग्जाम क्लियर कर लो। 2 साल में एग्जाम क्लियर नहीं करते हो तो आपका नाम काट देंगे। अब आप उसके बाद 1000 रुपए की फीस देके क्या कर सकते हो, अपना नाम डेटा बैंक में दोबारा डलवा सकते हो। लेकिन अब आपको जैसे आपने रीस्टोर की एप्लीकेशन लगाई तो आपको उसके 1 साल के अंदर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब मान लो आपने एग्जाम दिया लेकिन आप एग्जाम में फेल हो गए, तो वो कह रहा है आपके पर वापस सब रूल 1 के दोबारा प्रोविजन लगेंगे। सब रूल 1 के दोबारा प्रोविजन लगेंगे मतलब क्या, अब आप वापस सब रूल 1 में जाओगे, मतलब कि आप दोबारा फ्रेश अप्लाई करो, फिर अप्लाई करने के बाद फिर 2 साल के अंदर एग्जाम दोबारा, तो फिर वही सिस्टम दोबारा चालू हो जाएगा लंबा वाला। ये आपका खत्म हो गया, आपका अमेंडमेंट फिनिश हो गई ये वाली भी, ठीक है जी। डायरेक्टर की आपकी सारी अमेंडमेंट खत्म। नेक्स्ट अमेंडमेंट है ये गाइस अकाउंट्स वाले चैप्टर में। अकाउंट्स वाले चैप्टर में तो छोटी सी अमेंडमेंट है, नफरा वाले टॉपिक में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आपको पता होगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का काम क्या है, कि पहली बात तो इंडिया में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं, आपको पता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाता है। लेकिन वो बनाने कैसे हैं, वो रेकमेंड कौन करता है, ये करता है किस चीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चाहिए,
कैसे बनाना चाहिए वो रेकमेंड ये करता है, बनाते कौन है, आईसीआई, लेकिन उसको रेकमेंड कौन करती है, नफरा अथॉरिटी रेकमेंड करती है। प्लस उसके अलावा बाद में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ढंग से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी कौन करती है, यही करती है। और अगर कोई कंपनी उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को ढंग से फॉलो नहीं करती है तो उनके ऊपर एक्शन भी कौन लेती है, नफरा अथॉरिटी लेती है। तो इस नफरा के अंदर एक पेनल्टी पहले ऐड नहीं थी, एक पेनल्टी ऐड की गई है, छोटी सी पेनल्टी है जो ऐड की गई। ऑडिटर्स के ऊपर ले तो पेनल्टी पहले भी थी कि अगर ऑडिटर कोई गलत काम करता है कंपनी के अंदर, कोई फ्रॉड करता है कोई बड़े लेवल पे, तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, नफरा क्या लगाएगा, वो तो पहले से थी। लेकिन नफरा के ना एक अलग से रूल्स भी हैं, उन नफरा के रूल्स को अगर फॉलो नहीं करा तो उसके लिए पहले कोई पेनल्टी नहीं थी, लेकिन अब बता दी गई है कि अगर कोई भी बंदा नफरा के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उस पर यह पेनल्टी लगेगी। अमाउंट बताया हुआ है, ये पेनल्टी आई है 17/2022 को, एक छोटा सा अमाउंट पढ़ लेना बस, खत्म। यही अमेंडमेंट है नफरा में, मतलब अकाउंट्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट अमेंडमेंट आती है गाइस आपकी कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में। सीएस के बच्चों के लिए इसका नाम कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन है, और सीएमए वाले बच्चों के लिए, सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए इसका नाम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है। उनकी बुक में जो चैप्टर होगा वो होगा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के नाम से, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन के नाम से एक चैप्टर होगा। अब इसमें क्या है, सिंपल है, इसमें भी यही वाली बात की गई है। कह रहा है अगर आपकी इंडियन कंपनी का किसी ऐसी कंपनी के साथ मर्जर हो रहा है जो कंपनी दूसरी कंट्री की, और हमारी कंपनी की कंट्री उस कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। अभी लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हारे लोगों को, कौन सा वाला, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, है ना, ये सब है। तो अब जरा सुनना पड़े ध्यान से। तो कह रहा है अगर आपकी मान लो एक एक्स लिमिटेड है, ये इंडियन कंपनी है, मान लो एक वाई लिमिटेड है, ये पाकिस्तान की कंपनी है। इसका मतलब ये एक ऐसी कंपनी हो गई जो हमारी कंट्री के साथ क्या करती है, लैंड बॉर्डर शेयर करती है, मतलब इनके बॉर्डर हमारे साथ टच होते हैं लैंड के थ्रू, लैंड बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर ये कंपनी का आपस में मर्जर होता है, अगर इस इंडियन कंपनी का आपस में, इस एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का आपस में अमलगमेशन होता है, आपस में दोनों कंपनियां जुड़ती हैं या मर्जर होता है, दोनों कंपनियां एक होती हैं, एक होने की कोशिश करती हैं, तो ऐसे केस के अंदर इनको एक डेक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी आरओसी के पास, फॉर्म नंबर CAA16 के अंदर, फॉर्म नंबर CAA16 के अंदर। ठीक है जी, कि भाई हमारी कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रही है, मर्जर डीमर्जर कर रही है, किसके साथ, एक ऐसी कंपनी के साथ जो कि कहां बनी है, एक ऐसी कंट्री के अंदर जो हमारी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। मतलब एक ऐसी कंपनी की कंट्री, सॉरी, एक ऐसी कंट्री की कंपनी के साथ जो हमारी कंट्री के साथ क्या करती है, लैंड बॉर्डर शेयर करती है। मतलब इंडियन कंपनी अगर किसी ऐसी कंपनी के साथ मर्जर कर रही है जिनका आपस में लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है इंडिया की टेरिटरी के साथ, तो आपको आरओसी के पास एक एक्स्ट्रा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। मतलब जो नॉर्मल मर्जर का प्रोसेस है वो तो आप फॉलो करोगे, साथ में एक एक्स्ट्रा फॉर्म फाइल करोगे, फॉर्म CAA16। ठीक है जी, ये खत्म हो गया। अब गाइस नेक्स्ट आती है आपकी निधि कंपनी वाले चैप्टर की अमेंडमेंट। ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट है, इसको मैं अमेंडमेंट की वीडियो में नहीं कराऊंगा, ये पूरा चैप्टर ही बदल चुका है ऑलमोस्ट। तो ये अपने बच्चे जो हमारे गूगल ड्राइव वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं अपनी उनकी ड्राइव में फ्रेश चैप्टर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। इसको मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि इसके लिए अलग से 3-4 क्लास लगेंगी 3-3 घंटे की, तो वो मेरे लिए टाइम ही नहीं है इतना, 10 घंटे कौन लगाएगा यूट्यूब पे, कौन डालेगा, बच्चे भी परेशान होंगे और हम भी। तो ये अपने जो हमारे रेगुलर वाले बच्चे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले, उनके लिए उनकी ड्राइव में अपलोड करवा दूंगा मैं बना के नया। और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनके लिए ये नोट्स में डाल दूं, नोट्स के अंदर मैंने सारा अमेंडेड चैप्टर डाल दिया वाला, आप नोट्स से रीड कर सकते हो। ठीक है ना, निधि कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी वाला चैप्टर, तो आप नोट से रीड कर सकते हैं, पूरा मैंने अमेंडेड डाल दिया। ठीक है जी।